नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कांग्रेस आप सीटों की फांस। जी हां, लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित राहुल गांधी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के जरिए कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलने के लिए कवायद शुरू कर दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत भी शुरू हो गई। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तेजी से दोनों दलों ने दीपेंद्र हुड्डा और राघव चड्ढा को सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी, माना जा रहा था कि 1-2 दिन में ही ऐलान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियां जब इतनी गंभीर हैं तो फिर पेच कहां फंस रहा है? क्यों गठबंधन पर ऐलान में देर हो रही है? दरअसल कांग्रेस ने हालिया लोकसभा चुनाव भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 1 सीट यानी कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के 9:1 वाले फॉर्मूले से ही सीट शेयरिंग चाहती है। 10% के इस फॉर्मूले के आधार पर आम आदमी पार्टी 9 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मांग रही हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता उतनी सीटें देने पर सहमत नहीं हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीट देना चाहती है। हरियाणा कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को अगर साथ लेना ही है तो जितनी कम से कम सीटों पर सहमत हो सके उतना किया जाए। गठबंधन के सहयोगियों के खाते की सीटें सिंगल डिजिट में ही रहे, डबल डिजिट में ना जाए। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद बार बार यह कहते आए हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। राहुल गांधी के कहने पर एक्टिव मोड में आई कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ही सौंप दी, तो इसे उन्हें प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर गठबंधन के लिए सहमत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। अब कैप्टन अजय यादव भी गठबंधन के विरोध में उतर आए हैं। कैप्टन ने कहा है कि मेरी राय में कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है। और इसी बेहद खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इसकी बारीकियों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से शांत प्रकाश जाटव साहब हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही साहब हैं और बतौर राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमान का स्वागत है सर इस खास पेशकश में। और सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हैं। आप इस पूरे प्रकरण को अपने सियासी फायदे के हिसाब से भुना रहे हैं या भुनाने की कवायद में है कि नहीं? क्योंकि कांग्रेस और आप सीट शेयरिंग के लिए बात करने की बात आगे आती है, बहुत तेजी से काम भी शुरू होता है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा तैयार होकर के नहीं आता है। ऐसे में आप अपने विपक्ष की इस समझौते वाली पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपको तो वैसे भी अकेले ही चुनाव लड़ना है। जाटव साहब देखिए, सही मायने में इसको इंडी अलायंस के घटक के रूप में मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए, क्योंकि खाली ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी भी अपना एक प्रयास कर रही है कि हमें भी वहां पर कुछ सीटें मिलें। और जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कांग्रेस का जो इंटरनल इनका जो नेता हैं, जैसे कुमारी शैलजा हैं, और फिर ये आपस में ये भी नहीं चाहते कि जो है केवल हुड्डा परिवार जो है वो ही नेतृत्व करे। वो लोग भी, चूंकि सुरजेवाला भी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनका भी अपना अच्छा वजूद है, कुमारी शैलजा जी का। तो इस तरीके से कांग्रेस केवल आम आदमी पार्टी को लेकर के पशुपेश में नहीं है। ये आपस में ये जो मैंने नाम लिए, ये सब लोग जो है अपनी दावेदारी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ तो देखिए
जाहिर सी बात है, कहीं डिवीजन होता है या कहीं किसी इस प्रकार की बातें होती है तो रास्ते अच्छे बनते हैं विपक्ष के लिए। और हम चूंकि वहां पर सरकार में हैं, तो सरकार में होने के नाते इनके विरोध में तो हमें, मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा। बाकी हम लोग जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट के वहां पर काम किए हैं और वहां की जनता जो है वो हमें पसंद भी कर रही है। अगर आप लोकसभा के निर्णय, ठीक है कुछ 5 सीटें जो हैं वो हमारी इनके इंडिया अलायंस के खाते में चली गई, मगर आप विधानसभाओं की स्थिति को देखें तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार बना पाएंगे। ठीक है, ओके विद्रोही साहब, अब आपके पास आते हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन, और ठीक है उसमें समाजवादी पार्टी और लेफ्ट का तड़का, चलिए अगर ये सब एक साथ हो भी जाते हैं तो इससे आप कितना एडवांटेज हरियाणा विधानसभा के लिए देख सकते हैं? क्योंकि लोकसभा में तो चलिए आप सब बिल्कुल एक बैनर के अंदर आए और उसका क्या परिणाम निकला वो पूरा देश जानता है, आपको बहुत कामयाबी मिली। लेकिन जब लोकल लीडरशिप क्या आपकी प्रभावित है इससे, क्या वो भी उतने ही खुले दिल से इसकी पेशकश कर रहे हैं जैसे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहब कर रहे हैं? कहीं कोई रिफ्ट है, नहीं है? और अगर सब कुछ ठीक है तो कब तक फॉर्मूला तैयार होगा? विद्रोही साहब। कुणाल जी, आपको, जाटव जी को, अरोड़ा जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, हरियाणा कांग्रेस अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है और जिस तरह हमें जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है और भाजपा के टिकट वितरण के बाद जिस तरह भाजपा में भगदड़ मची हुई है, उसके बाद हरियाणा की राजनीति को समझने वाला कोई अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हो रहा है और राहुल गांधी जी की सोच और हरियाणा की सोच में दिन रात का अंतर है। उसका कारण है, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं और हरियाणा के नेता केवल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की जरूरत नहीं है, पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की एकता की जरूरत है। और हमारे गठबंधन के सहयोगियों ने रिक्वेस्ट की है कि भाई हम ये गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट को मानकर हरियाणा को 2 तारीख को कहा गया कि भाई आप संभावनाएं तलाशें कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। उन संभावनाओं को तलाशने के लिए 3 तारीख को कमेटी बनी है, तो 3 तारीख से हमारी बात चल रही है। अब आप अपनी बात रख रही है, अब उनकी बात सुनने के बाद क्या हम वो सीटें उनको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, जिस संख्या में वो मांग रहे हैं और जो सीटें वो मांग रहे हैं क्या हम उसको देने की स्थिति में है या नहीं है, इन्हीं बातों पर चर्चा चल रही है। अब ये चर्चा बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, ये हर हालत में कल दोपहर तक खत्म हो जाएगी। अच्छा। कल दोपहर तक आपको पता चल जाएगा कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्यों हम इसको ना तो लंबा खींचना चाहते हैं और ना बहुत देर तक खींचना चाहते हैं। क्योंकि जनता जब जनमानस बना लेता है, मन बना लेती है जनता, तो आप जानते हो परिणाम क्या होते हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल। और दावे करना बड़ा आसान काम है। मैं आपको छोटे से 2 उदाहरण दूंगा। हाँ। इनके एमपी है जिंदल साहब, सिटिंग एमपी है, उनकी मां ने बगावत कर दी, अर्थात पूरे जिंदल परिवार ने बगावत कर दी। आप ये मान के चलिए, रणजीत सिंह चौटाला जी को अभी इन्होंने चुनाव लड़वाया था हिसार से, उन्होंने बगावत कर दी। इनके मंत्रियों ने बगावत कर दी, इनके विधायकों ने बगावत कर दी, 250 प्रमुख नेताओं ने बगावत कर दी। और अहिरवाल का जो क्षेत्र है जहां से इनको एक तरफा जीत मिली है 2014 में भी और 2019 में भी, वहां हालत यह है कि अहिरवाल क्षेत्र की अहिर बाहुल 11 सीटें हैं। 11 की 11 सीटों पर चाहे राव इंद्रजीत के समर्थकों को टिकट मिली है और चाहे उनके विरोधियों की है। जमीनी धरातल की वास्तविकता यह है कि 11 की 11 सीटों पर भीतरघात है, बगावत है। और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस क्षेत्र में हम सबसे कमजोर थे वहां आज हम मुकाबले में आके खड़े हो गए। ठीक है। तो कांग्रेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट पर खड़ी है। अब भाजपा क्या सोचती है ये उनका अधिकार है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ठीक है।
ठीक है, समझ गए कांग्रेस आपकी को बात, लाने क्योंकि का मन अब नहीं, अब तो ठीक है, अब आपको बैठ करके मसौदा तैयार करना है। और आपने एक बात कही कि कल तक कुछ न कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। रवि अरोड़ा साहब, आप इस पूरे पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को कैसे आंकते हैं? क्योंकि कल तक इसकी सुगबुगाहट, कल से मतलब कुछ दिनों पहले तक इसकी सुगबुगाहट नहीं थी, कि ऐसा समझा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये जो कॉकटेल नया तैयार हो रहा है, इससे बीजेपी को कितना खतरा है और बतौर विपक्ष कांग्रेस को कितना फायदा है, या दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान है या फायदा है? इसके बारे में प्रकाश डालिए अरोड़ा साहब। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो गया था लोकसभा चुनावों के बाद कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका है और कांग्रेस इससे को लेकर बहुत किसी प्रकार का पक्षोपेश नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। अब क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये खबर सामने आ रही थी कि राहुल गांधी जी चाहते थे कि वो आम आदमी पार्टी से अलायंस हो हरियाणा के अंदर, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वोट बटेगा तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस बार हरियाणा के अंदर, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में पड़ोसी राज्य होने के नाते खासकर हरियाणा में जो वोट बैंक वोट प्रतिशत आम आदमी का भी बढ़ा है, तो ऐसे में वो नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को हो सकता है। तो ऐसे में अलायंस सचमुच, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अलायंस के अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा को एक मंच पर लेकर आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस साफ नजर आ रही है कि वह अपने काम में जो उनका मकसद था कि चुनावों से पहले किसी भी प्रकार का सीएम चेहरा के तौर पर पेश करना, इस तरह को दरकिनार कर दिया गया है, तो इसमें कामयाब रही है। अब बात आती है कि हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की जो हम बात करते हैं तो वहां पर करीब 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं, 9 विधायकों के टिकट कटे हैं और 30 से ज्यादा नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। अब जो बगावत हो रही है, ये वही मंत्रियों के जो है कार्यकर्ता है, विधायकों के कार्यकर्ता है, और कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट कटे हैं जिन जो बाहर से पार्टी में आए थे। और खासकर इस बार बीजेपी बड़े फुक के कदम रख रही है। और जो खबर थी कि हो सकता है कि नायब सिंह सैनी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह क्या हो गया कि लाडवा से उसी पर लड़ रहे हैं। 67 सीटों उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही जो है उनकी लिस्ट पूरी आ जाएगी। तो ऐसे में जो कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है, इसके बीच में कहीं ना कहीं यह बात क्या हो रही है कि इस वक्त कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि अभी तक पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी नहीं की है। तो यह खबर आ रही है, सूत्रों से पता चला कि करीब 51 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं, जिनमें से 45 की लिस्ट हो सकता है आज शाम तक आ जाए। और 39 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये वो 39 सीटें, देखिए जिन सीटों पर ऑलरेडी कांग्रेस जो है, जिनके जो सीटें कांग्रेस के पास हैं, वहां पर दिक्कत नहीं है, वहां पे स्पष्ट हो चुकी है स्थिति। उसके अलावा कुछ जो है बड़े स्तर के नेता हैं, उनके लिए भी साफ हो चुके हैं, लेकिन 39 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो उसके लिए अजय माकन की मीटिंग चल रही है हिमाचल भवन में। तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति जब तक नॉमिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो जाता, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बागी लोग हैं, जो बागी विधायक है, जो बागी मंत्री हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उनको मना दिया जाएगा। तो यह जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होता है, जिस प्रकार सावित्री जिंदल ने विशाल से स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो है कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव पर्चा भरूंगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक स्थिति साफ नहीं होगी, जब तक नॉमिनेशन की आखिरी डेट नहीं निकल जाती, क्योंकि उससे पहले बीजेपी क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती है, क्या अपने बागी विधायकों को या बागी मंत्रियों को मना पाती है, यह देखने वाली स्थिति है। लेकिन इसलिए क्या है कि इस बार भागम भाग लगी है बीजेपी में, लेकिन यह भी क्या है कि जैसे ही ये 39 सीटें जो कांग्रेस की जिन पर पेच फंसा हुआ है, जब ये नाम सामने आएंगे, तो यह क्या है कि अगर अलायंस हो या ना हो, एक बार भगदड़ कांग्रेस में ही मचेगी, क्योंकि काफी टाइम से जो है कांग्रेस वनवास काट रही है हरियाणा के अंदर। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मुद्दे लेके बैठे हैं। तो आने वाले टाइम में बड़ा देखने वाला यह रहेगा कि आखिर कसमकस दोनों ही पार्टियों पर बराबर की रहने वाली है और टक्कर कांटे की रहने वाली है। बताइए, चुनावों में कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट आ गया है, एक जिसे बोल सकते हैं कि हम एक नया मोड़ आ गया है, और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की चुनौती बनी हुई है लगातार। और इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से चाहती है कि अलायंस अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि शायद अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो आते ही सबसे पहले अलायंस पर कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। जी बेहद जी बिल्कुल बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है यह पूरा चुनाव, खासकर हरियाणा विधानसभा की यदि बात करें। लेकिन जाटव साहब, आपको लगता है क्योंकि लोकसभा में जो विपक्ष का महागठबंधन हुआ था उसने आपको नुकसान तो पहुंचाया है, ये फिगर्स बताते हैं, ऐसे में आपको लगता है हरियाणा में आपका जो एक गोल्डन पीरियड है, आप लगातार 2 बार से सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी
गिरावट आई है, लोगों के बीच कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको अभी भी लगता है कि आपके विकास के मुद्दे इतने प्रबल हैं कि ये कोई भी गठबंधन हो, आपके विकास के मुद्दे पर यह सब उड़ जाएगा? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू जाटव साहब? देखिए, जिस तरीके से हम अपने विकास के मुद्दे को लेकर के और विकास को ही लेकर के लोकसभा में और आगे भी हम लोग काम करने वाले हैं। इस बार भी जो हम दूसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बना पाए और उसके बाद हरियाणा में हमने जिस तरीके से विकास की बयार जो है वहाँ चलाई, डबल इंजन की सरकार का एक बेनिफिट रहता है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिला। ठीक है, लोकसभा में इंडी अलायंस का कुछ गलत तरीके से लोगों के सामने झूठे वायदे करना या संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का एक नैरेटिव, उसने कुछ 2-3 राज्यों में उसका फर्क पड़ा, बाकी राज्यों में नहीं। तो ठीक इसी तरीके से तथाकथित जो किसान मूवमेंट है उसको लेकर के भी जिस तरीके से उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की, उसका भी एक फर्क पड़ा। मगर अभी क्या है कि जनता के ध्यान में सबकी चीजें आ गई। कांग्रेस का अगर आप हिमाचल प्रदेश का स्थिति देखें, जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है कि हिमाचल प्रदेश में ये पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे वहाँ के कर्मचारियों को, तो ओल्ड पेंशन स्कीम कहाँ से देंगे? जो पेंशन है वही नहीं दे पा रहे, तो जो बदतर हालत कर दी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी जाति के नाम पर समाज में एक विवाद पैदा करना चाह रहे हैं और एक सेंसस यानी जनगणना हो, इस इशू को लेकर के जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो ना तो इन्होंने कर्नाटक में इस प्रकार का कोई जनगणना कराई, ना हिमाचल प्रदेश में, और दोनों ही जगह दोनों ही प्रदेश आर्थिक स्थिति में इस वक्त में गर्त में है। जाहिर सी बात है, वहाँ की जनता की जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उसको हरियाणा की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इनको यहाँ पर मौका मिल गया तो हरियाणा की स्थिति बदतर से बदतर हो जाएगी। इसलिए ठीक है, लोकसभा में इनके थोड़ा इन्होंने कोशिश करी तो उसका परिणाम बदला, मगर अभी हरियाणा की जो जनता है वो विधानसभा में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में। आप लोगों को सैलरी तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हैं, आप सरकार कैसे चलाइएगा? इसका काउंटर कीजिए, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या इस कमेंट में कोई भी फौरी तौर पर राहत है, सच्चाई है, या क्या है? आप बताइए विद्रोही साहब। देखिए, सब जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार राज्यों को अस्थिर करने के लिए विभिन्न पैंतरे अपनाती रही। हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, जो धारा 371A के तहत विशेष अनुदान पाता है। हिमाचल के रिसोर्सेज केंद्र के अनुदान पर निर्भर है। ये देश के सभी पहाड़ी राज्यों के साथ है, इसीलिए संविधान में धारा 371A लागू कर रखी है। वो पैसा नहीं दे रहे, जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं दे रहे, जो और पैसा मनरेगा का बकाया है वो नहीं दे रहे। जब कोई केंद्र सरकार राज्यों का पैसा नहीं देगी तो स्वाभाविक है वहां संकट आएगा। और जाटव साहब को शायद जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने लंबी चौड़ी फेंक दी। 5 तारीख को कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह रिलीज हो चुकी है। 10 तारीख को पेंशन कर्मचारियों की हो जाएगी, और इन्होंने अपनी तरफ से फेंक दिया कि भाई 3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। अपडेट नहीं है। इनको हरियाणा की भी जानकारी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं ये। हरियाणा के अंदर भाजपा ने क्या हाल कर दिया, जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो 70,000 रुपए का हरियाणा पे कर्ज था। आज हरियाणा पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं आया। कांग्रेस ने 5 थर्मल प्लांट बनाए, न्यूक्लियर प्लांट बनाया। कांग्रेस ने 647 हॉस्पिटल्स बनाए, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, 12 यूनिवर्सिटीज बनाई। उसके बावजूद भी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्थिति को ठीक रखा, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप पूछ लेते हैं ना, फिर पूछ लेते हैं जाटव साहब, आप पैसा रिलीज क्यों नहीं करते हैं सर? क्योंकि ये तो है साम दाम दंड भेद करके, मतलब आप ये जो है ना कि ऐसा मसौदा बनाते हैं कि मतलब डबल इंजन की सरकार हर जगह हो, ठीक है, वो तो जनता डिसाइड करती है। लेकिन अब जो विद्रोही साहब कह रहे हैं कि स्पेशल जो स्टेटस होता है, मतलब कहने का बात है उसके भूगोलिक और ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, आप पैसा ही नहीं देते हैं सर। इतना पैसा आप सेंटर ने रोक करके रखा है, स्टेट कैसे प्रोग्रेस करेगा सर?
बता दीजिए। देखिए क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। दरअसल क्या है कि 500 करोड़ रुपया जो स्पेशल स्टेटस जो 371 जो धारा जो बता रहे हैं, उसके आधार पर इस स्टेट को मिलता है, और वो 500 करोड़ रुपया ये जो है 5 तारीख को दिया गया, मगर इनकी लाइबिलिटी 2000 करोड़ रुपए की, 2000 करोड़ रुपए की जो सैलरी की जो लाइबिलिटी है वो पूरी करनी है, मगर इनको सरकार तो उतना ही देगी ना, केंद्र सरकार जितना की कमिटमेंट है, मगर 500 करोड़ रुपया आपने, ठीक है आप अपनी बात पर, आप अपने समय से बोलना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना आप। अच्छा ठीक है, नहीं है, ठीक है, आप फिर गलत बोल रहे हैं। ओपीएस के 2000 करोड़ रुपए मांग रखे हैं जो आप नहीं दे रहे, वो सैलरी के नहीं है, फिर आप गलत बोल। ओके जाटव साहब, नहीं, आप ऐसे बोल करके जनता को गुमराह मत करो। आपने जो वहाँ हालात पैदा करते हैं, गुमराह कर रहे हैं जब आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। आपने जो वहाँ हालात पैदा कर दिए हैं वो आपके झूठ से छिपेंगे नहीं। आपने वहाँ की जनता का जो पैसा है वो, हाँ आ रहे हैं विद्रोही साहब, आ रहे हैं आपके पास। ये करे कल किए, आप परेशान हैं, आपको बेचैनी इसी वजह से। ठीक है, आ रहे हैं विद्रोही साहब। जाटव साहब हाँ जल्दी से तो चीख करके और सच को दबा दो। हाँ। ये प्रॉब्लम है ना आपके साथ में। इनफैक्ट क्या है कि जो पैसा जिन मदों के लिए जाता है उन मदों में खर्च करना है। आप वहाँ पर कर्मचारियों का पैसा उस पद में न लगा करके आपने दूसरी चीजों में लगा रहे। आप वहाँ पर खटाखट जो महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे थे, जो आपने चुनाव में जो वायदा करा था, आज वो जो है ना सबका सब जो है ना वो रुका पड़ा है। मतलब आप पैसा नहीं रोकते हैं किसी का ना, आपका ये कहना है पैसा नहीं रोकते। हम क्यों रोकेंगे? अच्छा क्यों रोकेंगे? रोकने का मतलब क्या? जो कमिटेड है, जो कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पैसा उसको जाएगा। ओके विद्रोही साहब जल्दी से काउंटर को जो आपके यहाँ पर उगाही हो रही है, ओके आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। समझ गए विद्रोही साहब जल्दी से। कुणाल जी, आप जाटव साहब की बात मानेंगे या विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों की बात मानेंगे? वहाँ के पत्रकार, वहाँ की पब्लिक की बात मानेंगे हम तो, वहाँ की जनता। अच्छा ठीक है जाटव साहब आप सुन लेते हैं ना, जाटव साहब सुन लेते हैं, जाटव साहब सुन लेते हैं, जाटव साहब एक मिनट जाटव साहब, विद्रोही साहब को भी सुन लेते हैं, हम उसकी बात सुनेंगे। विद्रोही साहब की भी सुन लेते हैं। बोलिए विद्रोही कह रहे कि ना तो हम मुख्यमंत्री की मानेंगे, हाँ ना हम विधानसभा के बजट को बोल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री, आपने गलत मदों में पैसा खर्च कर दिया है, और आप जो है वहाँ की जनता को जो है ना पैसे से महरूम किए हुए। 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी है आपने, तीसरा महीना ड्यू हो रहा है। ठीक है ओके, आप लोगों ने जो है वहाँ की जनता, ठीक है ओके जाटव साहब, ओके समझ गए, आपका पॉइंट आ गया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, पॉइंट आ गया। ठीक है कि कोई बोल रहा है पैसा दिया है, किसी ने बोल रहा है पैसा नहीं दिया है। 1 लाख लोगों को रोजगार, ठीक है जाटव साहब हो गया 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हो गया जाटव साहब, हमने सुन लिया। खुल रही है तो बौखला रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए विद्रोही साहब। जाटव साहब हो गया सर, हो गया। हाँ ठीक है कि 500 करोड़ रुपए कल ही भेजे हैं, इसका मतलब बकाया थे। हम गलत बोल रहे थे क्या? 2000 करोड़ रुपया ओपीएस का बकाया है, 5 तारीख को आएगा ना पैसा, 500 करोड़ रुपए तो हर महीने के। ठीक है ओके ये जो है ना, ये नहीं ठीक है, ये द्वंद्व लोग देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कहाँ किसने पैसा रोका है, कहाँ किसने पैसा छोड़ा। जिस व्यक्ति को हरियाणा का हम हर महीने 500 हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश को देती है। ठीक है अरोड़ा साहब ये पैसे की लेनदारी और देनदारी का मामला कितना तूल पकड़ेगा, इसके ऊपर आप भी एक कमेंट नहीं दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जब केंद्र में सरकार कोई दूसरी पार्टी की होती है और स्टेट में दूसरी होती है तो समन्वय बहुत मुश्किल से रहता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा शुरू से होता चला हुआ है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे के लेन देन पे तो ये आरोप प्रत्यारोप कर लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं मिल बैठकर, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला होता है तो इसमें दोनों ही पार्टियों को सत्ता में आना होता है, तो मुझे लगता है मिल बैठ के फैसले करने चाहिए। और बात क्योंकि हरियाणा के चुनाव की हो रही है तो ऐसे में हमें मेन मुद्दों उन टॉपिक पे बात करनी चाहिए जिसपे हम विकास की बात करें। अब क्योंकि अगर कोई लेन देन है वो तो खैर निपट ही जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सरकार ने देना हो, केंद्र सरकार ने, तो उसको देना पड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यह कह रहा है कि इस बार जो है चुनावों के अंदर ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे, और ये वो मुद्दे हैं जिनके शायद हरियाणा की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जम्मू कश्मीर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बनाने की कोशिश की जाएगी दोनों ही तरफ से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रहेगी।
लेकिन यह तय है कि क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी जो फूक फूक के कदम रखे उसे करीब 5 परिवारों को टिकट दिया है, जिसके अंदर किरण चौधरी की बेटी को टिकट देना, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को देना, मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से जाट समाज को घेरने की कोशिश की गई है। और यह तय है कि इस बार की राजनीति जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, यह बात देखने मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इस बार का जो चुनाव है बेहद जटिल भी रहने वाला है, क्योंकि बात जो सामने आ रही है और रही पैसे की लेनदारी और देनदारी की बात, तो ये तो आरोप लगते आए ही हैं बीजेपी के ऊपर, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे राज्य लगाते हैं कि हाँ भाई उन्होंने पैसा रिलीज नहीं कर रखा है, बहुत सारा पैसा हमारे पास रहता है। लेकिन आज के टाइम में जो ऑडिट होते हैं, जो सीएजी की ऑफिस से रिपोर्ट आती है, वो सब चीजों को आप लोगों का दोगलापन भी नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब देने आते हमें जवाब नहीं देने देते, ठीक है, बोलने नहीं देते। सुन लिए सर, हम लोग सुन लिए, पूरी जनता भी आपको सुन ली है और सबको सुन लिया गया है। अब डिसाइड और फैसला जनता को करना है कि आखिर वह किसके सर पर ताज पहनाती है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इससे भी बहुत हद तक जनता वाकिफ है। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।